Hi everyone. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ था, उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, राइट। तो आज वाले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन देखे थे। इसके बाद वाले जो 15 है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि लास्ट क्लास आपको सारे क्लियर थे जो भी क्वेश्चन देखे। तो आज वाले सेशन में जो क्वेश्चन होंगे ना, उसके उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे, राइट। तो ये था आपका 16 नंबर का क्वेश्चन जो आया था, बहुत ही सिंपल है। उन्होंने क्या पूछा था, वन साइड में आपको कंपाउंड दिए थे, सेकंड साइड आपके लिए दी थी शेप और ज्योमेट्री, जो आपको मैच करनी थी, राइट। एंड ऑप्शन से पता करना था। तो सिंपल सा देखो कैसे करना है आपको यहाँ पे देखना। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि जियोमेट्री क्या है, शेप क्या है, तो हमारा काम क्या होगा हमेशा, पहला काम अपना होगा कि हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन पता कर लें, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता कर लें। तो उससे हमें आसानी से जियोमेट्री और शेप का आइडिया लग जाएगा। कैसे समझते हैं देखो। तो पहला यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टेरिक नंबर फॉर्मूला। एस एन क्या है ये? स्टेरिक नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है। जिसको नहीं पता नोट डाउन कर लेना। क्या होता है इसका फॉर्मूला? हाफ भी प्लस एम माइनस क्यू। यहाँ पे भी क्या होता है आपका? भी होता है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, इन दी सेंट्रल एटम। तो हमें सेंट्रल एटम में देखना है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहला काम। ठीक। दूसरा काम आपका क्या है? एम। एम क्या होता है? मोनोवैलेंट एटम की साइड में कितने मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। मोनोवैलेंट आप इसको लिख सकते हो मोनोवैलेंट साइड एटम, ठीक है। मोनोवैलेंट साइड एटम आप यहाँ पे लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें साइड एटम को लेना है। सेंट्रल एटम के साइड में कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े जुड़े हुए हैं वो हमें लेना है यहाँ पे एम की जगह पे। मोनोवैलेंट का मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो वाले एटम। और क्यू अपना क्या होता है? चार्ज। चार्ज आपको बस साइन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, पहला मॉलिक्यूल लेते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या था आपके लिए? NH3। तो NH3 में हम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं, राइट। तो स्टेरिक नंबर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, फॉर्मूला हाफ भी प्लस एम माइनस क्यू। अब बात आती है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो देखो, दोनों में जब आप देखोगे इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है। तो जो कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप देखोगे कि दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो आपका हो जाएगा सेंट्रल एटम, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको आना चाहिए? एटॉमिक नंबर 7 होता है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट। तो आप देखो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस सेल होगी बाहर की, राइट। बाहर की कक्षा को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। हिंदी में बोलते हो आप संयोजी कक्ष। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है? 5। तो हम बोलेंगे कि अपने पास इस नाइट्रोजन में कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 5। रख देते हैं। हाफ 5 मोनोवैलेंट साइड एटम। तो नाइट्रोजन के साइड में क्या लगा है इस मॉलिक्यूल में? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 3। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो मोनोवैलेंट हो गया। 3 है तो 3 रख दो। कोई चार्ज है क्या मॉलिक्यूल पे? प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो जीरो ले लोगे आप। कितना निकल के आया? हाफ इंटू 8, दैट मीन्स इक्वल टू आया आपका 4। तो हाइब्रिडेशन देखो, आप 4 ऑर्बिटल को मिक्स कर दोगे। तो स्टार्टिंग हमेशा एस से करोगे, तो S then P3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें यहाँ पे निकालना है बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, याद रखना हमेशा। बॉन्ड पेयर इक्वल होता है किसके? साइड एटम के। कितने साइड एटम इसमें लगे हुए हैं? 3। तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3। और लॉन पेयर कैसे निकालोगे आप? तो लॉन पेयर के लिए आप करोगे स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना है अपने पास? 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तो कितने आएंगे? 1। तो NH3 मॉलिक्यूल में हमें पता चल गया कि एक लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो बनाते हैं इसकी जियोमेट्री। तो देखो जियोमेट्री कैसे होती है sp3 में, आपको आनी चाहिए टेट्राहेड्रल। जब हम इस सेशन को डिस्कस करेंगे, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आपको हम एक पूरी टेबल बनवा देंगे जिसमें आपको जियोमेट्री और शेप का पूरा आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो ये तो हो गई इसकी ज्योमेट्री कैसी? टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 में टेट्राहेड्रल होती है। अब ज्योमेट्री से जब हम शेप की बात करेंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि शेप के केस में हम क्या करते हैं, लॉन पेयर को ओमिट कर देते हैं। लॉन पेयर को हटा दो, आप लॉन पेयर नहीं बनाओ। तो आप देखो इस तरीके से शेप बन जाएगी। यदि आप देखोगे तो ये कैसे दिख रही है?
आप बना के देखो तो ये लाइक पिरामिडल दिखाई दे रही है, जैसे एक ट्राइगोनल पिरामिड टाइप का रखा हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी शेप कैसे हो गई आपकी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो कैसी शेप हो जाएगी इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। तो याद रखना, जब मॉलिक्यूल में लोन पेयर होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक, क्योंकि लोन पेयर को हटा के हमें देखना है तो वो शेप बन जाएगी। यदि लोन पेयर नहीं है तो फिर जियोमेट्री और शेप एक ही होती है उस मॉलिक्यूल में, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो पहला एक ही जो आप मैचिंग करोगे वो किसके साथ, ए के साथ ही था, फर्स्ट के साथ। और ऐसा ऑप्शन जब आप देखोगे तो ऑप्शन में केवल एक ही है, फर्स्ट ऑप्शन। तो डायरेक्टली आंसर हो गया। लेकिन हम आपको बाकी मॉलिक्यूल्स में भी निकाल के दिखा देंगे, आप लोग भी साथ में ट्राई करना। तो सेकंड मॉलिक्यूल अपने पास है BrF5, है ना। देखते हैं कि अच्छा BrF5 देन HCF4 एंड SF6 तीनों का देखते हैं। तो अपने पास क्या कर दिया है देखो, BrF5, HCF6, आई थिंक HCF4 है और SF6 दिया है, राइट। तीनों का हम एक साथ यहाँ पे करेंगे, जस्ट अ मिनट, है ना। बिल्कुल, HCF4 और SF6 और BrF5, ठीक है। तीनों का हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले BrF5 में हम क्या निकालेंगे, स्टेरिक नंबर। अगेन फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, V+M - Q, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे रखो। अब ब्रोमीन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो अभी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पे निकालने की। ठीक है, अभी हम बता देते हैं 7 होंगे। फ्लोरीन क्या है, कितने हैं, सिंगल बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, कितने हैं 5, तो 5 मोनोवैलेंट हो गया, कोई चार्ज इस पे है नहीं तो 0। देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, तो इसके लिए आपको एक पेरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं देखो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन भी यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब फ्लोरीन। और फिर आता है नियॉन। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप के सारे एलिमेंट आप देखो तो बोरॉन में कौन सा आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, राइट, गैलियम और इंडियम और थैलियम, राइट। और कार्बन में क्या आएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन फैमिली में कौन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, राइट, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक। ऑक्सीजन में कौन आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलोनियम, पोलोनियम। और इसमें क्या आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आपका रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ पे नहीं, इसमें देखोगे तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये एलिमेंट आते हैं इसमें, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, तो यदि हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बोलें तो बोरॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। तो जब आप इस बोरॉन को लिखोगे ना तो बाहर वाली सेल में आएंगे 3, इसमें फिर 4 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 5, 6, 7 और 8। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आप कैसे करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो बाहर वाली कक्षा में। तो हमने ऐसे कैसे बता दिया, देखो समझना, ये हमने ऐसा क्यों बता दिया आपको, ताकि आपको हमेशा याद नहीं रखना है कि हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखते रहना है। अब एक बात समझना, बोरॉन फैमिली का कोई भी एलिमेंट आ जाएगा ना, उसमें हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। कार्बन फैमिली का कोई भी एलिमेंट हो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। सिमिलरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, किसी भी फैमिली का कोई एलिमेंट है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं। ये हमने आपको बताया पेरियोडिसिटी वाले चैप्टर में। यदि आपने नहीं देखा है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके एक बार देख के आओ, जहाँ पे हमने समझा था कि आखिर ये जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती हैं। एक फैमिली में जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती हैं, उसका रीजन हमने देखा था पेरियोडिसिटी वाले चैप्टर में, तो आप जाके एक बार देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आ गया आपका ब्रोमीन। तो यदि आप देखोगे तो ब्रोमीन किस फैमिली में है, देखो ब्रोमीन यदि हम यहाँ पे देखें तो किस फैमिली में है, हाइड्रोजन फैमिली में। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो हमने यहाँ पे 7 ले लिया। समझ आया ना कैसे लिया, क्योंकि अभी हमें ये पता है कि ये हेलोजन में आता है। और हेलोजन का पहला एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। हमें पता है फ्लोरीन में 7 है, तो फिर ब्रोमीन में भी 7 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हो। यहाँ पे आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, तो हाफ इंटू में हो जाएगा 12, तो निकल के आएगा 6। तो 6 ऑर्बिटल आप मिक्स कर दो, S देन P3 तो हो गए 4, और बचे 2 तो D2 हो जाएगा, sp3d2। आपको पता होगी sp3d2 में जियोमेट्री कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल, राइट। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अभी किसकी, कितने बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर है, राइट। तो बॉन्ड पेयर आप यहाँ पे देखो कितने साइड एटम है, 5, तो 5 हो गए। लॉन पेयर कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पे देखो लॉन पेयर के लिए क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर। स्टेरिक नंबर कितना है देखो,
6 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, तो आ जाएंगे आपके 1। इस तरीके से आपके आ गए लॉन पेयर। अब आप यहाँ पे जियोमेट्री और शेप बनाते हैं हम, राइट। तो जब आप जियोमेट्री बनाओगे तो सेंट्रल एटम ब्रोमीन हो गया, राइट। सेंट्रल एटम आपका क्या हो गया यहाँ पे, ब्रोमीन हो गया। ओके। अच्छा, और बनाओगे कैसे देखो, साइड एटम कितने हैं 5, तो 5 आप साइड एटम ऐसे लगा दो, 5 आप लगा दो, फ्लोरीन यहाँ पर साइड एटम हो गए। और एक क्या था अपने पास, लोन पेयर। तो ये तो होगी जियोमेट्री, कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। यदि हम अब इसका किसका बनाए, शेप बनाए, तो हमने क्या बताया था आपको कि शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लोन पेयर को हटा देंगे। तो लोन पेयर हटा दो आप। यदि आप लोन पेयर हटा दोगे तो कुछ ऐसी बनेगी शेप। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऐसी बन गई देखो, एक तो एक स्क्वायर टाइप का है, ठीक। और फिर क्या है, इस तरीके से पिरामिडल टाइप बन गया है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। कैसी शेप बोलोगे आप, स्क्वायर पिरामिडल, तो इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, राइट। इस तरीके से, तो इसी तरीके से हम दूसरे मॉलिक्यूल का भी निकालते हैं, अब थोड़ी फास्टली करेंगे हम लोग, राइट, क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट आने लगा है, राइट। तो थोड़ा फास्ट करते हैं, देखो इसका एक नंबर फॉर्मूला लगाओगे, हाफ। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जीनोन में, देखो आप 8 होंगे, है ना, तो 8, साइड एटम 4, कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो निकल के आ गया आपका हाफ इंटू 12, दैट मीन्स इक्वल टू 6। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, ठीक। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, तो बीपी मीन्स बॉन्ड पेयर यहाँ पे, हाँ। कितने साइड एटम में 4, तो 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, साइड एटम देखो 4 है, इससे एक नंबर में से साइड एटम घटा दो तो 2। तो जब आप इसकी जियोमेट्री बनाओगे तो कुछ ऐसे बन जाएगी, देखो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगी जियोमेट्री, 2 लोन पेयर हो जाएंगे ऐसे, ठीक। तो जियोमेट्री कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल। बट यहाँ पे यदि हम बात करें शेप की, तो शेप कैसे बनाओगे आप, सिंपल सा ऐसे। फिर यदि आप शेप की बात करें तो शेप कैसे हो गई, स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर आ गई ना, स्क्वायर की जैसे, तो इसकी शेप को हम बोल देंगे स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो इस तरीके से शेप आपकी हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर और जियोमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब बात आती है किसकी, SF6 की, तो इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं जल्दी से, है ना। देखो SF6 को आप देखोगे तो इसका एक नंबर कितना आएगा, हाफ। सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखो 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है। +6 माइनस 0, तो आएगा इसका भी कितना निकल के 6। तो sp3d2। अब इसमें देखो कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे आपके साइड एटम कितने, 6। लॉन पेयर कितने होंगे, तो देखो इसका एक नंबर 6 है, बॉन्ड पेयर भी 6 है, तो 0 आएंगे। अब इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, हाइब्रिडेशन sp3d2, तो इसकी जियोमेट्री और शेप एक ही होगी, और वो कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। ऐसे बना दोगे आप, ऐसे इसके बन जाएगी शेप, राइट। और जियोमेट्री, क्योंकि इसमें एक भी लॉन पेयर नहीं है तो एक ही होगी, और वो कैसे हो जाएगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से आप देख सकते थे, उसका आंसर आपका बहुत सिंपल था। देखो VRF5 का कैसा देखा हमने अभी, स्क्वायर पिरामिडल, राइट। तो इसका ये होता 4। XCF4 कैसा आया आपका, स्क्वायर प्लेनर, राइट। और बचा क्या, SF6 कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे, राइट। वैसे इसका आंसर बहुत ही सिंपल था, आपको पहले मॉलिक्यूल का देखना था, आंसर हो जाता आपका, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। 70 नंबर का क्या कहते हैं कि विच प्लॉट ऑफ एलन के वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद द आर्गेनियस इक्वेशन। आर्गेनियस इक्वेशन था क्या, पहले वो समझ लेते हैं। देखो काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन है आपका 12th क्लास का, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आर्गेनियस इक्वेशन होता क्या था, तो के इक्वल रेट कांस्टेंट इक्वल था पी एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट e⁻−EA/RT। ये क्या है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी। उन्होंने प्लॉट किस किस के बीच में पूछा है, एल एन के वर्सेस 1/t। तो हम पहले दोनों साइड का नेचुरल लॉग ले लेंगे, एल एन ले लो आप। तो एल एन के इक्वल एल एन ए e⁻−EA/R। वैसे आपको ये प्लॉट डायरेक्टली आता होगा, आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे, है ना। लेकिन नहीं आता तो हम आपको स्टेप वाइज बताते हैं। तो एल एन ए हो जाएगा प्लस ln⁻⁻⁻ तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ln E/RT पावर में है तो बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा -EA/RT, राइट। और ln E का मान वैल्यू कितनी होती है, ln E की वैल्यू होती है 1, तो ln E 1 हो गया आपका, राइट। ये आ जाएगा आपका। तो हमें इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करोगे, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इसको कंपेयर कर दो। आप देखो यदि हम कंपेयर करें तो y इक्वल क्या हो जाएगा, mx + c,
राइट, एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे हमने 1/T ले रखा है और वाई एक्सिस पे आपने लिया है ln k। तो जब आप इसका प्लॉट करोगे, वाई एक्सिस पे क्या है ln k, एक्स पे लिया है 1/T। ठीक, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो स्लोप कितनी है, माइनस में है, तो माइनस स्लोप है तो प्लॉट कैसा आएगा, कुछ ऐसे आएगा। राइट, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस ये ओवर आर। और इंटरसेप्ट कितना है आपका, ये है आपका ln(a). इस तरीके से प्लॉट आएगा। तो ऐसा प्लॉट है क्या कोई, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी देखो आप। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाता। सिंपल सा था, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से आपको कंपेयर करना था। ए आपकी स्लोप हो जाती, सी आपका इंटरसेप्ट है यहाँ पे, राइट। तो सिंपल था ये, वेरी नाइस क्वेश्चन, सबसे बन जाना चाहिए था। आगे देखो, अभी आपका आगे कहाँ से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है। कहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1 फॉर हीलियम प्लस आयन, राइट, इज -x। ठीक है, तो फॉर हीलियम प्लस आयन देखो, एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए, आई होप आपको आता है, -13.6 Z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। या इसको आप जूल भी बोलते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो जूल भी इसी को बोलते हैं हम, राइट। यहाँ पे समझना आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट, हीलियम आयन है, राइट, हीलियम आयन, हीलियम के लिए। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का। अच्छा अच्छा, ये याद रखना आप लोग, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 × 10⁻19 जूल। है ना, स्टार्टिंग में हमने कहा ना, एक है नहीं, एक ही नहीं होता है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 × 10⁻19 जूल होते हैं। यदि आप जूल में बदलना चाहोगे तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ के लिए हम ऐसा ले लेते हैं, क्योंकि एक कंपेरेबल टाइप क्वेश्चन है, कंपेयर करने वाला है ना। क्योंकि देखो, हीलियम को हमें बेरिलियम से कंपेयर करना है, तो देखते हैं यहाँ पे, राइट, समझना। तो इसको यदि आप जूल में चाहो तो आर एच की फॉर्म में ले सकते हो, राइट। इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, -RH विडवर्क कांस्टेंट के फॉर्म में, राइट। तो ये आपका जूल में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ले लो आप इस फॉर्मूले को, एक ही बात है, हाँ। तो समझना, यहाँ पे हीलियम आयन के लिए जेड कितना होगा, हीलियम के लिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो जेड 2 हो जाएगा। अब उन्होंने दिया है, देखो एन की वैल्यू कितने दे रखी है, 1। तो इस फॉर्मूले में यदि हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एनर्जी कितनी दी है, -x -RH। जेड का फॉर्मूला कितना, जेड है आपका 2, तो 2²। और एन कितना है, 1 का स्क्वायर, निकल के कितना आएगा आप देखो, -x, तो -RH। देखो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 to the 4/1, राइट। तो ये आ गया आपका कितना, 4RH इक्वल आपकी वैल्यू आ गई x, ये आ गया। अब हम यहाँ पे बेरिलियम के लिए करते हैं, ठीक है, फॉर बेरिलियम आयन। तो इसके लिए जब हम बात करेंगे तो बेरिलियम के लिए देखो, जेड कितना हो जाएगा, 4 एटॉमिक नंबर, और एन कितना हो जाएगा, 2। दिया है क्वेश्चन में, दिया है देखो, n = 2। तो जो हम इसके लिए यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू एनर्जी के लिए, तो कितनी आएगी देखो, -RH। जेड की वैल्यू आप रखोगे 4 का स्क्वायर, तो 4 × 4, और अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2। तो देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, -4RH। और 4RH किसके इक्वल है, देखो आप यहाँ पे एक्स के इक्वल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x जूल। समझ आया ना। तो आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ही, कुछ भी नहीं था। देखो क्या किया हमने, पहली बार एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि उन्होंने एनर्जी की वैल्यू जूल में दी है। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो तो भी आपकी ठीक थी, लेकिन यदि इसको जूल में बदलोगे ना, तो कैसे बदलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि आप चाहो जूल में रखने के लिए फॉर्मूला, तो 13.6 की जगह पे हम ले सकते हैं आर एच, रेडबर्ग कांस्टेंट, तो वो जूल में होता है उसकी वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से आ जाएगा। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, राइट, सिंपल सा था। तो पहले हीलियम के लिए हमने अप्लाई करके क्या कर लिया, एक्स की यहाँ पे वैल्यू देख ली कि एक्स किसके इक्वल है। और फिर बेरिलियम के लिए हमने क्या किया, उस वैल्यू की जगह पे एक्स को पुट कर दिया, एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि ऑप्शंस में हमसे एनर्जी पूछ रही है एक्स के टर्म में। तो हमने हीलियम से निकाल दी एक्स की वैल्यू, और फिर बेरिलियम में वो वैल्यू पुट कर दी, उस वैल्यू की जगह पे एक्स पुट कर दिया। तो आंसर हो गया एक्स के टर्म में, राइट। तो ये एनर्जी का क्वेश्चन सिंपल सा था, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए था, राइट। आगे चलेंगे तो हम बात करते हैं अभी किसकी, देखो अगले क्वेश्चन की, ये आपका है थर्मोडायनामिक्स से। बहुत ही सिंपल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। अब एंट्रोपी क्या है, राइट। तो देखो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। हिंदी में आप इसको बोलते हो अनिश्चितता की माप। ठीक। मतलब क्या है? मॉलिक्यूल जितना फ्री होगा ना, जितना वो अरेंज नहीं होगा, ठीक है, उसको हम बोले रैंडम तरीके से वो मूव करेगा, उतनी उसकी ज्यादा एंट्रोपी होगी। जैसे यदि हम आपसे बात करें कि अपने पास सॉलिड है, अपने पास लिक्विड है, और अपने पास गैस है, तो आपको पता है किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल फ्री होते हैं? सॉलिड और लिक्विड और गैस में से आपको पता है गैस में मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा फ्री होते हैं। तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस वाले की। फिर लिक्विड की और सॉलिड की तो ना के बराबर होती है एंट्रोपी। ठीक। तो स्टेट फंक्शन है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। एंट्रोपी को हम एस से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है एस इक्वल dQ/T। ठीक। ये होता है। तो यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन। राइट। क्यों क्या है? आपकी हीट होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझना, हमें ऑप्शंस में उन्होंने पूछा है कि एंट्रोपी इंक्रीजेस, तो ध्यान रखना यदि कहीं पे सॉलिड से गैस बन रही हो, सॉलिड से लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड यदि चेंज हो रहा है तो हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होगी। राइट। जैसे आप देखो लिक्विड एवेपोरेट टू वेपर, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लिक्विड से उन्होंने क्या बना दिया? वेपर बना दी। मतलब वेपर मीन्स गैस यहाँ पे बना दी। राइट। लिक्विड से क्या बना दिया उन्होंने यहाँ पे? वेपर। दैट मीन्स लिक्विड से बनाया उन्होंने गैस। तो ये लिक्विड से गैस बनेगी तो क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज होगी, गैस की ज्यादा होती है, तो इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 टू 0। देखो टेम्परेचर को कम किया है, टेम्परेचर सॉलिड का टेम्परेचर यहाँ पे कम किया है, तो क्या होगा? सॉलिड जो आप टेम्परेचर कम करोगे तो क्या मॉलिक्यूल फ्री होंगे? नहीं होंगे। तो इसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो हमेशा टेम्परेचर कम करने पे यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होगी। राइट। 130 से 0 केल्विन पे ले गए तो जो सॉलिड था वो और बेटर बन जाएगा। राइट। तो ये तो नहीं होगा। अगला देखो यहाँ पे NaHCO3 में आप देखोगे तो वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है। देखो इस केस में कैसे देखोगे आप? वो रिएक्शन ऐसे दिए NaH, अब ब्रैकेट में देखो यहाँ पे लिखा है सॉलिड। इसका मतलब क्या है? सॉलिड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल ये देखना है कि वो किस स्टेट में है। अब आप यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट के साइड वो सॉलिड है, लेकिन प्रोडक्ट में आप देखोगे 2 मोल किसके बन गए? गैस के। तो गैस आ गई ना प्रोडक्ट के साइड में, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज हो जाएगी इसमें। अगला देखो, Cl2 है, गैस फॉर्म में है, और ये Cl है वो भी गैस फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखो गैस के कितने मोल्स हैं? 1 मोल्स हैं। यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। तो और ज्यादा रैंडमनेस हो गई, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो गैस बने, गैस के मोल्स ज्यादा हो जाएं, उस केस में हमेशा एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो हम बोलेंगे ए और सी और डी में आपकी जो यहाँ पे एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। तो हमें देखना क्या है बेसिकली? कि कहीं पे सॉलिड से गैस बन जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, तो हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होगी। यदि लिक्विड से सॉलिड तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो सिंपल सी हमें मॉलिक्यूल की रैंडमनेस को यहाँ पे समझना होता है। राइट। वो देख के आप बता सकते हो। रिएक्शंस में कैसे देखोगे? हमने आपको बता दिया कि यदि रिएक्टेंट के साइड में आपको देखना है कि सॉलिड, लिक्विड या गैस में से क्या है। सॉलिड है, प्रोडक्ट में यदि उसमें से एक भी प्रोडक्ट गैस में आ जाएगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। यदि मान लो रिएक्टेंट के साइड भी गैस है, प्रोडक्ट के साइड भी गैस है, तो उस केस में फिर आपको देखना है कि किधर पर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा डी ऑप्शन में, रिएक्टेंट के साइड 1 मोल गैस के थे, प्रोडक्ट के साइड में 2 मोल्स हो गए, तो मोल्स ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अपने पास 20 नंबर का, कि विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? कि जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। राइट। जिसमें क्या हो? ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली, एक साथ, है ना। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब उन्होंने पूछा नॉट, तो हमें बेसिकली ये देखना है कि इसमें से किस रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, मतलब दोनों साथ नहीं हुए हैं। ठीक। तो देखते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना होता है? हमें निकालनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम पहले रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे। तो जिंक कॉपर सल्फेट, और जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। एलिमेंटल फॉर्म में कितनी होती है? 0। कॉपर सल्फेट में कॉपर की +2 हो गई, क्योंकि SO4 पे -2 चार्ज होता है। इसकी +2 हो गई, इसकी 0। तो आप देखो जिंक बदल गया 0 से +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो गया। 0 से क्या हो गया? ये +2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया।
और कॉपर में आप देखोगे +2 से किस में चला गया, जीरो में। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गई, तो इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। डेट मीन्स इस रिएक्शन में तो दोनों हो गए हैं, तब ये तो रेडॉक्स है। ये तो अपनी रेडॉक्स है। उन्होंने पूछा है नॉट अ रेडॉक्स, राइट। अब हमें नॉट कैसे पता करना है वो देखते हैं। दूसरी रिएक्शन देखो आप, KClO3 +I2 टू 2KiO3 और बना दिया अपन ने Cl2। अब यहाँ पे आप देखो, हमने बताया ना कोई भी आपका एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट जीरो। तो यहाँ पे I2 की जीरो, यहाँ पे Cl2 की जीरो। इसमें देखोगे तो Cl की कितनी आएगी, देखो निकाल देते हैं। पोटेशियम की +1 होती है, सॉरी, Cl के लिए हम X ले लेंगे। ये सब हमने आपको सिखाया है ऑलरेडी, है ना। तो जिसने नहीं देखे हैं सेशन वो जाके एक बार देख के आओ। X हो जाएगा, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, अपने पास है 3 ऑक्सीजन, इक्वल जीरो कर दो। तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, देखो 3 × 2 = 6 में से बन जाएगा तो 5। तो यहाँ पे Cl किस में है, आपका +5 में है। और यहाँ पे आयोडीन +5 में हो गया। तो देखो, देखो Cl की कितनी होगी, सॉरी, Cl की आप देखोगे तो +5 से पहुंच गया वो जीरो में। Cl कहाँ पहुंच गया, +5 से पहुंच गया जीरो में। तो ये हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी रिडक्शन कहलाता है। और जीरो से पहुंच गया +5 तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, राइट। तो ये भी क्या है, अपनी रेडॉक्स है, राइट। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है H2 + Cl2 और बना दिया उन्होंने क्या है यहाँ पे आपका 2HCl। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैसे समझोगे, देखो समझना। और हाइड्रोजन किस में था, जीरो में। और इसमें किस में आ गया, +1। Cl किस में था, जीरो में, पहुंच गया -1। कैसे निकालिए आप, सिंपल है। H पे आप देखोगे तो Cl पे -1 होता है, तो X कितना आएगा, H के लिए 1 +1। तो जीरो से +1 क्या है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन। जीरो से -1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज, तो रिडक्शन। तो ये भी आपकी रिडक्स होगी। तो फिर कौन सी नहीं होगी, अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाता है आपका, राइट। तो आपको सिंपल सा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लेनी है कि कहीं पे चेंज होगी कि नहीं। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यदि एक ही रिएक्शन में होता है तो रेडॉक्स है, यदि नहीं होता है तो रेडॉक्स नहीं है। अच्छा, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं एक बार। क्या दिया था, देखो BaCl2 +Na2SO4 और बनाया है इन्होंने BaSO4 +2NaCl। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये हमें आपको ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करना आनी चाहिए। यदि नहीं आती है, कहीं डिफिकल्टी लगती है तो हमें बता देना, हम लोग वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली कहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। लेकिन एक बेसिक सा आइडिया आपको हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो यदि नहीं आता है तो बताना, बाकी जब जैसे ही वो चैप्टर आएगा तो हम डिटेल में तो आपको फिर से बताएंगे, राइट। तो यहाँ पे बेरियम किस में है, देखो +2 में है। यहाँ पे भी बेरियम +2 में है। Cl देखोगे तो -1 में है, और यहाँ पे भी Cl -1 में है। सोडियम यहाँ पे +1 है, सोडियम यहाँ पे +1 है। सल्फर यदि आप देखो तो +6 में होता है, ठीक है। सल्फर किसमें, यहाँ पे +6, तो यहाँ पे भी वो सल्फेट के फॉर्म में है तो +6। यदि आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है तो ऐसे करोगे, देखो जैसे BaCl2 का हम बताते हैं। तो Ba को X ले लोगे, Cl पे -1, कितने Cl है 2, और इक्वल में जीरो, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो X इक्वल कितना आएगा Ba का, 2+। तो यदि आप देखोगे तो बेरिलियम का देखो आप, जैसे यहाँ पे है ना, यदि आप देखो +2 से +2 है, नो चेंज, राइट, इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम का यदि आप देखो तो +1 से वो +1 में ही है, इसमें भी नो चेंज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि कोई चेंज नहीं है तो ना तो ये ऑक्सीडेशन है ना ही ये रिडक्शन है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी कैसे होगी, नॉट अ रेडॉक्स। ये आपकी बस एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, राइट। समझ पाए ना। तो हमें केवल ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लेना है। आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। यदि नहीं होगा तो रेडॉक्स नहीं होगी, हो रहा है तो रेडॉक्स हो जाएगी, राइट। तो सिंपल था, आप देख के बता सकते थे इस रिएक्शन को। हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते थे HCl वाले रिएक्शन में, है ना। तो बहुत सिंपल है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके आपसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आगे आपका क्वांटम नंबर से, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं आपके, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक। पहला था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल
कौन सा नंबर होता है? ये आपको क्या बताता है? तो देखो इससे हमें पता चलता था एनर्जी, राइट, एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये हमने ऑलरेडी बताया। देखो यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है, हम लिंक दे देंगे, एक बार जाके देख के आओ। बहुत डिटेल में हमने समझा है कि आखिर कैसे हमें पता चलेगा कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने सब सेल्स होंगी, कितनी सेल्स होंगी। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें बताए हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख के आओ। डेफिनेटली जिस तरीके से हमने आपको बताया वैसे आपने और कहीं नहीं देखा होगा, तो एक बार देख के आओ, है ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट किस किस का, सेल, सब सेल और ऑर्बिटल, तीनों का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार देख के बस आओ वो वीडियो, हाँ। यदि नहीं देखी है तो, और देखिए तो ऑलरेडी आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो सेकंड था वो था आपका एल, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, क्यू एन। ठीक है। एल से क्या पता चलता था? तो इससे हमें पता चलता था, और सॉरी, एल से हमें पता चलता था शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो इसका पता चलता है एल से हमें शेप का। अच्छा, एल को ना आप एम एल भी लिख सकते हो, है ना, सॉरी, एल को नहीं, इसके बाद जो आपका आएगा मैग्नेटिक के लिए तो हम उसको एम एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे जो आता है ना उसको आप एम एल लिख सकते हो या ओनली एम भी बता सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। ये क्या बताता है आपको? ये बताता है ओरिएंटेशन। आपको ये सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी नोट डाउन करा रखे हैं ना, तो आप एक बार देख के आओ। तो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन से हमें पता चलता है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी यही बताता है हमें। तो एम से पता चल गया ये। और एस आपका बचा, जिसको आप एम एस भी लिख सकते हो, बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका पता चलेगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो, देखो, एन से हमें एनर्जी का पता चलेगा या साइज का, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड ये हो गया सेकंड के साथ। एल आपको बताएगा शेप, तो ये हो गया। तो देखो सेकंड वन ए, अच्छा, डी का सेकंड किस में है? देखो एक ही ऑप्शन में डी का सेकंड है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सीधा सीधा। ए का थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, फिर बी का फोर्थ, सी का वन और एन का सेकंड। तो इतना सिंपल क्वेश्चन ये आपका था, राइट। बस आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना था किसके बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में। आगे चलें तो देखो अगला क्वेश्चन आया था आपका, 12th क्लास से है आपका, है, इसमें पूछा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। वैसे आपको 11th में भी ये आना चाहिए, आपसे बन जाएगा। देखो पूछा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इट्स सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, तो जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, देखो आपको बताते हैं, ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी जिस भी एलिमेंट में सेम होंगे, वो आपका उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम आएगा, राइट। वैसे निकालते क्या है, तो इसका फॉर्मूला भी आप इसको म्यू से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n n+2, यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक, bm क्या है? बोहर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमें यहाँ पे समझना है। पहला दिया है टाइटेनियम, पहला टाइटेनियम। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो देखो हम आपको दिखाते हैं। आर्गन हो गया, और यहाँ पे होता है 3D, देखो स्कैंडियम, देन आपका होता है टाइटेनियम। तो 3D2 4s2 होता है। टाइटेनियम पे चार्ज कितना दे रखा है? देखो उन्होंने +3 दे रखा है। तो इसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो डी में कितना बचेगा? 1, 4s 0 हो जाएगा। तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो आपको फिल करके देखना है, तभी पता चलेगा कि वो अनपेयर्ड है कि पेयर्ड। सिंगल है तो अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? 1। ठीक, टाइटेनियम का +3 में तो 1 आ गया। सिमिलरली हम क्रोमियम का चेक करेंगे। तो क्रोमियम का यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो क्रोमियम कितना होता है? 25 एटॉमिक नंबर। आपको हमने कहा था ना 30 तक के याद रखने हैं। नहीं आते हैं तो अभी कर लेना आप, हाँ। 3D5 4s1 होता है इसका, हाँ। आप क्रोमियम किस में दिया इन्होंने? +2। तो आप जब +2 में इसको लिखोगे, आप आर्गन को लिखते हो, आर्गन ये नोबेल गैस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। डोंट वरी, इसको भी हम आपको सिखा देंगे एक सेशन में कि कैसे हम इसके फॉर्म में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। +2 है तो बचेगा 3D4 4s 0, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एस से एक, एक आपका डी से चला गया। कितने बचे? 4। फिल करते हैं।
आप इलेक्ट्रॉन फिल करो 4, तो 1 2 3 4। देखो चारों के चारों सिंगल है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आप देख के पता चल गया आपको कि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ऑब्वियसली टाइटेनियम और क्रोमियम का तो सेम आएगा नहीं, क्योंकि दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। एमएन का देखते हैं। एमएन का कितना हो, सॉरी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 है। यदि हमने 25 बोल दिया हो तो वो रॉन्ग था, हाँ। एमएन का होता है 25, हाँ। तो इसका जब आप लिखोगे तो आएगा 3D में 5 4s 2। एमएन किस में दिया उन्होंने, +2 में दिया हुआ है, तो +2 जब आप लिखोगे तो बचेगा 3D में। इसमें हमने आर्गन नहीं लिखा, आप चाहो लिख सकते हो नोबल गैस के फॉर्म में, हाँ। और 3D में 5 ही बचेगा। वैसे हम लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद बताते हैं कि आर्गन हमने क्यों लिखा है ना, डोंट वरी, जिसको नहीं आता वो भी हम बताते हैं कि क्यों हमने यहाँ पे आर्गन लिखा। तो यदि आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, देखो आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, आप फिल कर दो। तो पांचों की पांचों सिंगल है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो गए। तो अभी तो किसी में सेम नहीं आया अभी तक तो आप देखो, यदि आप देखोगे तो ए का बी के साथ भी नहीं बनेगा, ए का सी के साथ नहीं बनेगा, और बी का सी के साथ नहीं बनेगा। तो देखो बी विथ सी नहीं है, ए का सी के साथ नहीं, तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो सी ऑप्शन तो आप पहले से एलिमिनेट कर दोगे। बाकी के एलिमेंट का क्विकली चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखो अब बचा अपने पास आयरन। तो आयरन का कितना होता है, आयरन होता है आपका 26। तो इसका आएगा आर्गन, देन आपका आएगा 3D में 6 4s 2। और एफ ई किस में दिया है इन्होंने, +2 में दिया रखा है, तो आप देखो आर्गन बचेगा कितना, देखो +2 निकाल दोगे तो 3D 6 और 4s में 0, एस से निकलते हैं पहले इलेक्ट्रॉन, ना। डी में 6 फिल करके देखो आप, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने सिंगल हैं, ओनली 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। इसका देखो किसी के साथ मैच हो गया, आई थिंक क्रोमियम के साथ, क्रोमियम में भी 4 थे, इसमें भी 4। तो हम बोलेंगे कि बी एंड डी में सेम है, तो बी और डी ऑप्शन कौन सा है, ए। हो गया आपका आंसर। बाकी आप लास्ट में भी चेक कर लो एक बार, देखो लास्ट वाला कौन सा था अपना, स्कैंडियम। ओह, ये तो और भी सिंपल है, स्कैंडियम कितना होता है, 21। तो इसको जब आप लिखोगे तो आर्गन 3D में आएगा यहाँ पे 1 4s 2। तो जब आप यहाँ पे +3 में देखोगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3D 0 4s 0। तो इसके पास तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3D 0 हो गया है ना। अच्छा, आपको जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने हैं वो आपको ये डी ऑर्बिटल में देखने हैं यहाँ पे, राइट। तो आंसर इसका सिंपल था, बस आपको क्या चेक करना था, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। उसके लिए जरूरी क्या था कि आपको एटॉमिक नंबर पता हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी आइडिया होना चाहिए था, तब जाके आपसे ये बनता, राइट। तो सिंपल था। अच्छा एक चीज, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो लिखा है इन नोबेल गैस के फॉर्म में, कैसे लिखा वो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, है ना। देखो इस क्वेश्चन को फिर करते हैं, आपको एक बार बता देते हैं। जैसे हमने लिखा सपोज आयरन का 26 होता है, जब आप इसको फिल करोगे तो कुछ ऐसे लिखते हो आप, 1s2 2s2 2p6 3s, तो देन 3p6 होता है, फिर 3D और 4s हम लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएंगे फिर 3D में। ये हो गया 26 का, राइट। तो अब यदि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। और 18 एटॉमिक नंबर किसका होता था, नोबेल गैस में आर्गन का। तो हम क्या करते हैं, नियर बाई नोबेल गैस यहाँ पे लिख देते हैं आर्गन, एंड देन इसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। क्या किया हमने, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के नियर बाई में जो एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर है ना, जो एटॉमिक नंबर की नोबल गैस है उसको लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं इस तरीके से, राइट। तो ये वो तरीका है एटॉमिक नंबर लिखने का, इसलिए हमने बाकी जो जितने भी एलिमेंट वहां पे थे उनके नियर बाई नोबल गैस कौन सी थी, आपकी आर्गन। तो हमने सब में आर्गन लिखा, उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में दिखा दिए। तो ये भी एक तरीका होता है ना। अच्छा इस क्वेश्चन को करते हैं, आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं क्विकली, एंड इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग ट्राई करना पहले एक बार, ये बहुत सिंपल है आपका। जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमने देखा है ना, आपका पहला चैप्टर, ये उसका क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे पूछा क्या है, देखो आपसे पूछा गया है कि कैसे आप किस में द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, एटम्स की बात की गई है यहाँ पे कि किस में ज्यादा होंगे हीलियम एटम, समझना। पहला दिया है उन्होंने 4 मोल ऑफ हीलियम, देन 4 U ऑफ हीलियम, एंड देन 4 ग्राम ऑफ हीलियम, एंड देन ये आपको दिया है। देखो यू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट होती है, तो AMU लिख दो आप चाहे यू लिख दो, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे आप देखो
4 मोल ऑफ हीलियम, है ना। तो वन यहाँ पे पूछा है एटम्स के बारे में। तो देखो 1 मोल का मतलब कितना होता है, आप सबको पता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। और जो कि कितना होता है, 6.023 10⁻23। तो यहाँ पे 1 मोल का मतलब है, तो 4 मोल का मतलब कितना होगा, 4 मोल ऑफ हीलियम का मतलब हो जाएगा 4 × 6.023 हीलियम एटम। यही हो जाएगा, तो पहले वाले का तो मतलब ये है। अच्छा, दूसरे का देखो 4U दिया है। अब देखो 4U यदि हम बात करें तो यू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो आप देखोगे 4U ऑफ हीलियम का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ हीलियम, है ना। 4U जो मास दिया है वो किसका है, हीलियम के 1 मोल का मास है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे 1 मोल, दैट मीन्स ओनली Na हो गया इसके में, तो एटम, है ना, एटॉमिक मास यूनिट होती है, राइट। तो उसी को आप ग्राम पर मोल भी बोलते हो, हाँ। अच्छा, इसके बाद सी में क्या दिया है, देखो आपका सी में आपके लिए दिया है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। तो आप यहाँ पे मोल निकाल सकते हो। मोल कैसे निकालते हो, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम कैसे, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास दिया है 4 और हीलियम का मास कितना होता है, मोलर मास 4। तो आएगा कितना, 1 मोल। तो 1 मोल आ गया, मतलब कितने एटम होंगे, एनी नंबर ऑफ एटम। ठीक है। अच्छा, डी वाला देखते हैं, लास्ट वाला। लास्ट में क्या दिया है इन्होंने, 2.271098 लीटर एसटीपी पर दिया है। तो देखो इस केस में हम मोल कैसे निकालते हैं, जब वॉल्यूम दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपका होता है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, और डिवाइड में डी एसटीपी दिया है तो 22.7 से डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम कितना दिया है, 2.27 ले लेते हैं हम कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, तो आपका आ जाएगा 0.1। तो इसमें तो और भी कम होंगे, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे, 0.1 Na एटम। तो किसमें सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली आपका पहले ही इसका करेक्ट हो गया, 4 मोल। तो आंसर हो जाएगा 4 मोल, है ना। बाकी सब में देखो 1 मोल 1 मोल, और इसमें था 0.1 मोल। तो 4 मोल्स में ज्यादा एटम्स होंगे हीलियम के, तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसका करेक्ट, राइट। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, among group 16 एलिमेंट which does not show -2 ऑक्सीजन स्टेट। देखो ग्रुप 16 होता कौन सा है, ऑक्सीजन फैमिली, है ना, जिसको आप कैल्कोजन बोलते हो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोगियम, पोलोनियम। आपको हमने बताया था, जब आपको ये आइडिया भी होगा एक, कि जैसे ही हम टॉप टू डाउन जाते हैं किसी भी फैमिली में, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब क्या है, देखो ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम टेलोगियम आप बोल सकते हो सेम, ये आपके बोल सकते हो सेमी मेटल्स में आ जाएंगे आपके। और पोलोनियम क्या होता है, मेटल होता है, राइट। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है कि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, और आपको पता है मेटल्स कैसे होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। मेटल्स कैसे होती हैं, मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, कि वो अपने ऊपर प्लस चार्ज तो बना सकते हैं, वो माइनस नहीं रख सकते हैं। तो यदि आप देखोगे डाउन द ग्रुप जाने पे मेटलिक कैरेक्टर बन रहा है, तो पोलोनियम जो होगा वो प्लस तो बना सकता है लेकिन माइनस नहीं दिखाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, है ना। क्योंकि डज नॉट शो द -2, नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट कौन नहीं दिखाएगा, मेटल्स कभी नहीं दिखाती, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव दिखाएंगी। तो मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है, तो पोलोनियम आपका पॉजिटिव दिखाएगा, माइनस वाली नहीं दिखाएगा, तो आंसर डी हो जाता है, सिंपल सा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये। जैसे जैसे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना, तो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट दिखाना उतना ही आपका ये कम हो जाएगा। वो मेटल नहीं, मेटल्स कभी भी नेगेटिव नहीं दिखाती हैं, हमेशा कैसे दिखाती हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, ओ ये और सिंपल है। ई नॉट वैल्यू फॉर Mn+3 to Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन दिस और दिस, ड्यू टू वॉट। देखो आप, तो इन्होंने पूछा ना कि किसकी वजह से जो Mn+3 से Mn+2 में बदलने की जो वैल्यू है वो एक ही वैल्यू मोर पॉजिटिव है। देखो एक चीज समझना आप लोग यहाँ पे, देखो थर्मोडायनामिक्स में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था गिब्स मुक्त ऊर्जा का, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। डेल्टा जी नॉट इक्वल फॉर्मूला होता था -NF E0, ये आपने देखा होगा। तो हमें पता है डेल्टा जी के 3 केसेस, कि यदि डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है, और ग्रेटर देन 0। 0 यदि आती है तो उसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन अपनी कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में है। यदि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है, तो रिएक्शन कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो रिएक्शन अपने आप होगी। और ग्रेटर देन 0 है, उसका मतलब क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस।
राइट। तो ये तीन केसेस हमने यहाँ पे पढ़े थे, किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। और फिर यदि हम इसी को रिलेट करें तो रिएक्शन कब होगी फेवरेबल, जब वो स्पॉन्टेनियस है। दैट मीन्स हमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव। यदि इस फॉर्मूले से आप देखो तो नेगेटिव, देखो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फिक्स रहेंगे। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, तो बदलेगा क्या, ओनली ई। राइट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओनली बदल सकता है। तो हम यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें ई की वैल्यू कैसे चाहिए पड़ेगी स्पॉन्टेनियस के लिए, तो हम बोलेंगे कि हमें ई की वैल्यू चाहिए पड़ेगी पॉजिटिव। यदि ई पॉजिटिव आएगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तब तो वो रिएक्शन होगी। तो उन्होंने कहा कि Mn+3 से Mn+2 के लिए रिएक्शन, इसके लिए जो ई की वैल्यू है वो कैसी आती है, पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू क्रोमियम और आयरन। ऐसा क्यों, समझते हैं, देखो। तो जब हम Mn की बात करें तो Mn देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगेन आर्गन क्यों लिखा हमने, आपको समझ आ गया है ना। यहाँ पे आएगा 3d5 और 4s2। अब यदि हम बात करें Mn+3 की, तो Mn+3 में क्या हो जाएगा, देखो डी में बचेंगे 4, और 4s हो जाएगा 0, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और जबकि यदि हम बात करें Mn+2 की, तो Mn+2 में क्या हो जाएगा, 3d में 5। अब आप देखो, आपको सब आता है, देखो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जब डी में आप 4 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ये पार्शियली फिल्ड होगा, और उसी डी में यदि हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 5, तो ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड। आपको हमने बता रखा है कि जब हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। तो ये हाफ फिल्ड हो गया। तो Mn जो +3 में होगा वो बदलना चाहेगा किसमें, Mn+2 में, राइट। क्यों बदलना चाहेगा, क्योंकि Mn+2 में वो ज्यादा स्टेबल है, हाफ फिल्ड है ऑर्बिटल। तो इसीलिए वो रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस। Mn+3 से Mn+2 में बदलना चाहेगा, तो इसी वजह से वो क्या होगा, क्योंकि वो स्टेबल बन रहा है तो ये रिएक्शन फेवरेबल होगी, तो इसके लिए E की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव। तो रीजन क्या है कि D4 से वो D5 बदलता है। ऐसा कहीं है क्या ऑप्शन में, देखो आप देख सकते हो, ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है। D5 से D4 नहीं, नहीं बनेगा ना, D4 से D5 बनेगा। आप देखो एक बेसिक आइडिया से कर सकते थे कि हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो आई थिंक वो D4, आप बोल सकते थे कि D4 से वो D5 बनेगा, D5 में वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसके लिए ए की वैल्यू पॉजिटिव थी। जबकि अदर एलिमेंट के लिए देखो आप, यदि हम आयरन की बात करें तो आयरन क्या है, देखो 26 होता है, तो आर्गन होगा, 3d में 6 होते हैं, 4s में 2 होते हैं। यदि आप इसमें देखो Fe+3 बनाओ, तो Fe+3 में क्या होगा, 3d5 हो जाएगा, देखो हाफ फील्ड हो गया। और यदि Fe+2 बनाओ आप, तो आर्गन है, फिर बचेगा 3d में 6, तो हाफ फील्ड नहीं है, पार्सली फील्ड हो गया फिर से, राइट। तो यदि हम चाहें कि आयरन+3 से आयरन+2 बन जाए, नहीं बनेगा अपने आप। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आयरन+3 ज्यादा स्टेबल है, इसमें हाफ फील्ड है, राइट। Fe+3 में हाफ फील्ड है वो, Fe+2 में तो हाफ फील्ड नहीं होगा फिर वो, है ना, पार्सली फील्ड हो गया। तो Fe+2 से +3 की बात करें तो डेफिनेटली बनेगा वो, लेकिन +3 से +2 नहीं बनेगा इतनी आसानी से। तो उसके लिए यदि हम कंपेयर करें Mn से, Mn+3 से Mn+2, तो ई की वैल्यू इसमें कम पॉजिटिव होगी, इसलिए इसका रीजन हो गया। सिमिलरली क्रोमियम का भी आप चेक कर सकते हो, सेम है, राइट। तो इस तरीके से इसका रीजन होता है, सिंपल सा पॉजिटिव। इसमें क्या होती है, Mn में ज्यादा होती है कंपेयर टू क्रोमियम और आयरन। रीजन क्या था, क्योंकि Mn वो हाफ फील्ड बन जाएगा जो कि स्टेबल होता है, इसलिए वो आसानी से बनेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेल्टा जी का, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। 12th में देखोगे आप, एक क्वेश्चन आया था थोड़ा सा रिमेम्बर टाइप का, बायोमोलिक्यूल से था कि द रिएजेंट विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट और प्रोडक्ट आर। देखो ग्लूकोज में जब आप बात करोगे ना, तो ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट की यदि हम बात करें, तो ग्लूकोज की यदि हम बात करें, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, तो एल्डिहाइड होते हैं और एल्कोहल होते हैं। और जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, राइट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है टॉलेंस रिएजेंट आपका, राइट। क्या करता है ये, अच्छा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या है, AgNO3 का सॉल्यूशन हमने बना दिया किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। AgNO3 का सॉल्यूशन बना दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो बनेगा टॉलेंस रिएजेंट आपका। अब हम इससे क्या करते हैं, इससे हम कीटोन और एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जितने भी एल्डिहाइड हैं, है ना,
वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं टॉलरेंस के लिए। और जो कीटोन्स होते हैं वो, उसके लिए टेस्ट नेगेटिव होता है। कीटोन्स के साथ टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड को हम डिस्टिंग्विश करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट से। रिएक्शंस क्या होती हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे जब पर्टिकुलरली हम एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, राइट। तो टॉलरेंस रिएजेंट का काम क्या है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना। अच्छा, और जो एल्डिहाइड होता है वो एससीएन के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। कैसे, देखो कुछ ऐसे होता है। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, CHO। यहाँ पे वो आर के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें HCN लेके आओगे ना, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, देखो। क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है तो यहाँ पे जो CN- होगा HCN में, वो यहाँ पे अटैक कर देगा कार्बन पे, ऐसे। तो कुछ ऐसे बन जाएगा आपका, CO पर जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा H, और CN ने अटैक किया था, और जो H+ था वो यहाँ पे ले लेगा ये। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शंस हो जाती हैं, राइट। HCN का पूरा क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है यहाँ पे। और बनता क्या है, साइनोहाइड्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रेन। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो HCN के साथ रिएक्शन देता है, टॉलेंस के साथ भी दे देगा वो टॉलेंस टेस्ट। NH2OH के साथ भी देता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो सिर्फ विष के साथ रिएक्शन नहीं देता है। इसके साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं देता है। NaHSO3 के साथ भी नहीं देता है। देखो, सिर्फ रिएजेंट का भी काम क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना। सिर्फ रिएजेंट भी क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करता है। अब आप कहोगे सर ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर क्यों नहीं देता है वो ये टेस्ट। तो रीजन समझना आप लोग, क्योंकि ग्लूकोज जब हमने बात की थी उसकी दो टाइप की स्ट्रक्चर थी, एक ओपन चेन एक साइक्लिक। तो जो ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर था जिसको हमने रिएक्शंस के थ्रू पता किया था, उसमें हमने देखा था कि वो ग्लूकोज सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, NaHSO3 के साथ नहीं कर रहा था। तो क्यों नहीं कर रहा था उसका पता कैसे चला हमें, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से। तो कुछ ऐसा देखो, सिर्फ रिएजेंट क्या होता है, ये होता है कलरलेस होता है। बट जैसे ये आपका क्या करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो कैसा बनेगा, देखो ये मैजेंटा कलर में दे देता है। इस तरीके से रिएक्शन करता है, देखो। इसमें यदि आप देखोगे तो अमीन सल्फोनिल ग्रुप होता है, NHSO3H जो ग्रुप होता है, SO2H, ये ग्रुप होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो कि किससे रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड से। ऐसे कितने ग्रुप इसके पास होते हैं, तो आप देखोगे ऐसे इसके पास है 3 ग्रुप। तो एक सिर्फ रिएजेंट में, एक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और कलर कैसा आता है, मैजेंटा कलर। लेकिन कीटोन में वो रिएक्शन नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि कीटोन इज टू हिंडर्ड होते हैं वो। लेकिन ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड होता है, फिर क्यों रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि ग्लूकोज आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है इस तरीके से। यदि आप यहाँ पे देखो तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, ठीक है, एक कैंसर ग्रुप है आपका, ये एल्डिहाइड है। लेकिन जब साइक्लिक में देखोगे तो एल्डिहाइड नहीं रहेगा, ये कैसा बन जाता है आपका, ये आपका बन जाता है एसिटल ग्रुप। ये कौन सा बन गया यहाँ पे, ये एसिटल फॉर्म में हो जाता है। और जो आपका सिर्फ रिएजेंट है वो इतना अ, इसके इसको ब्रेक करने में पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से सिर्फ रिएजेंट के साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं दिखाता है, ना ही वो NaHSO3 के साथ। तो ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन है ना, और ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है। तो फिशर में आपको एल्डिहाइड फ्री दिखेगा, लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में किस में चला जाता है, एसिटल फॉर्म में बन जाता है। इसीलिए सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, और NaHSO3 के साथ, राइट। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, हम आपको बताएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज है वो सिर्फ रिएजेंट और NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और इसी वजह से वो साइक्लिक स्ट्रक्चर आए थे बाद में, राइट। आगे चलते हैं क्विकली अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देखो ये रहा, यहाँ पे पूछा गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अब आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करके चलेंगे, राइट। देखते हैं पहला ऑप्शन। तो एक काम करते हैं, हम इस सारे ग्रुप के लिए R लिख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, R। तो अपने पास कुछ ऐसा दिया है, R CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि जो जहाँ रिएक्शन होगी वो आपका एल्कीन है ना। तो पहले ऑप्शंस में जो यदि हम A वाले को ट्राई करें तो क्या दिया है, देखो H2O और H+। तो आपको पता है मार्कोनी का आप एडिशन आप करा दोगे, राइट। यदि आप मार्कोनी का आप एडिशन कराओगे तो यहाँ पे OH यहाँ आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद उन्होंने इसमें क्या डाला हुआ है, CrO3। तो ये क्या कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कर देगा और बना देगा इस तरीके से कीटोन। तो इसमें तो हमें एल्डिहाइड चाहिए, नहीं बना, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं ट्राई करके, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखो
अच्छा, पहले वाले में क्या हुआ था, मार्कोनी का एडिशन। ठीक। अच्छा, इसमें देखो उन्होंने क्या ऐड किया, BH3। और फिर साथ में क्या दिया, हम यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं ना, H2O2 और OH माइनस। तो यदि आपको याद हो, एक कौन सा होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं देखो। राइट, ये होता है। इसमें होता क्या है, इसमें एंटी मार्कोनी का एडिशन होता है, हमेशा ध्यान रखना। राइट, एंटी मार्कोनी का एडिशन होता है। तो होगा क्या इसमें, देखो कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, तो एंटी मार्कोनी का एडिशन यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, है ना, इस कार्बन से वो जुड़ जाएगा आपका। फिर क्या दिया है उन्होंने, देखो PCC दे रखा है। PCC क्या करता है, ऑक्सीडेशन करा देगा, प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदल देता है वो, एल्डिहाइड में। तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा कुछ ऐसे। राइट, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। देखो BH3 और H2O2 OH माइनस क्या करते हैं आपके, ये आपका सिंपल सा क्या करेगा यहाँ पे, ये आप बोल सकते हो यहाँ। जस्ट अ मिनट। जस्ट मिनट, है ना। तो BH3 का काम क्या होता है, देखो एंटी मार्कोनी का एडिशन वो करता है, राइट। राइट, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला था, आपने देखा ना कि यहाँ पर आपका पहले स्टेप में हो जाएगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। देन सेकंड स्टेप में आपका हो जाएगा PCC ऑक्सीडेशन कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देगा, राइट। तो ये तो बिल्कुल सही था। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया था जो उन्होंने, उसको ट्राई करके देखते हैं, C ऑप्शन को। तो देखो बेसिकली ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में ना बहुत सिंपल आपके लिए आते हैं एग्जाम में। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए किसका, रिएजेंट का। यदि आपको रिएजेंट का आइडिया है आप डेफिनेटली कर दोगे। देखो फिर से उन्होंने BH3, H2O2 और OH माइनस दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से एंटी मार्कोनिक आप करा दोगे तो कुछ ऐसे बन जाता है आपका। देन यहाँ पे उन्होंने डाला है, देखो एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 डाला रखा है और साथ में दिया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एल्कलाइन KMnO4 है, एसिडिक मीडियम, फिर उन्होंने हाइड्रोलिसिस का रखा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और इससे होगा क्या, कि जो आपका ये एल्कोहल बना है प्राइमरी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो आपका, सॉरी ऑल ऑफ यू, राइट, वो आपका किस में आ जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल जो बना हुआ था वो आपका किस में बदल जाएगा यहाँ पे, वो आपका बदल जाएगा एसिड में। एक बार फिर से लिख देते हैं ना यहाँ पे रिएक्शंस। तो R हमने यहाँ पे ऐसे ले रखा था, राइट। यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं BH3 के साथ, H2O2 और OH माइनस के साथ, तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से। और फिर जब आप इसमें एल्कलाइन KMnO4 डाल दोगे, एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम है ना, और H3O प्लस से हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा सीधा का सीधा क्या, ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, तो ये आपका नहीं होगा ऑप्शन, है ना। याद रखना हमने यहाँ तक को आल लेके रखा है रिएक्शन करने के लिए, आप ऐसे ले सकते हो, नो। तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ऑप्शन बी आपका सही था। लास्ट वाला भी एक बार देख, सॉरी, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। यदि आप लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले ऑप्शन में क्या होगा डी के साथ, कि अपने पास ये है रिएक्टेंट में, इन्होंने दिया है H2O और H प्लस। तो मार्कोनी का आप एडिशन करोगे आप, तो मार्कोनी साहब से आपको मिलेगी सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो नॉर्मली आपका जो PCC होता है ना, वो सिलेक्टिव है आपको किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। लेकिन कुछ कंडीशंस में वो इसका भी आपको डीऑक्सीडेशन कराना है तो करेगा, आप बनाएगा क्या, फिर एक कीटोन बनाएगा। तो आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, तो एल्डिहाइड किस में मिलेगा ओनली, और जो प्राइमरी एल्डिहाइड हमें यहाँ पे चाहिए था, है ना, वो आपका था ऑप्शन बी का। तो आपको बस ये ध्यान रखना था कि मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन किस केस में करना है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मिलेगा तो एंटी मार्कोनिक ऑफ, नॉर्मल एडिशन है तो फिर वो एल्किन में मार्कोनिक ऑफ होता है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम वाले को चैप्टर से, सिंपल सा था। देखो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में वो आपसे, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम KP एंड KC आर नॉट इक्वल।
तो पहले केपी केसी का रिलेशन तो देखो। केपी एंड केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। रिलेशन क्या होता है, केपी इक्वल होता है केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। अभी डेल्टा एन जी क्या होता है, तो डेल्टा देखो केसी और केपी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर। केवल डेल्टा एन जी की वैल्यू हमें यहाँ पर समझनी कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट। तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखने हैं गैस के मोल, कितने मोल गैस के रिएक्टेंट में, कितने प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के गैस के मोल आपको माइनस करने हैं, उससे आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू मिलेगी। तो केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल किस केस में होगा, देखो केपी केसी इक्वल कब होता है, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो हो जाए। तो पहले रिएक्शन हम देखते हैं। पीसीएल फाइव किस में है, देखो गैस में है। तो नीट के पेपर में ना आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही इजी आती है। देखो यहाँ पे आप डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालोगे, तो देखो जो ब्रैकेट में जी लिखा है ना, उसका मतलब है गैस, मतलब ये आपके जो स्पीसीज है वो गैस स्टेट में है। तो यदि हम डेल्टा एन जी निकालें, तो प्रोडक्ट में देखो कितने मोल्स हैं, वन और वन टू, माइनस रिएक्टेंट में वन है तो वन मोल आ गया। राइट, उन्होंने पूछा है कि केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। डेफिनेटली देखो हमने क्या कहा था, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू, यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो आप इसमें जीरो पुट कर दोगे पावर में, तो क्या आएगा, केपी इक्वल केसी। और डेल्टा एन जी की वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, केपी नॉट इक्वल टू केसी। उन्होंने पूछा है नॉट इक्वल, इसमें देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है, नॉन जीरो, दैट मीन्स केपी और केसी नॉट इक्वल होंगे। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो गया, नॉट इक्वल पूछा था। अच्छा बाकी में कैलकुलेट करके देखते हैं। सेकंड में देखो, यदि हम यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालें, तो कितने मोल्स हैं प्रोडक्ट में, टू। गैस के, ओनली गैस के काउंट करने हैं ना, लिक्विड और सॉलिड नहीं करना। रिएक्टेंट में देखो वन एच टू वन आई टू, तो टोटल टू हो गए, तो जीरो आएगा, तो इसमें तो इक्वल होगा। थर्ड वाले को देखो, इसमें यहाँ पे निकालते हैं हम, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, देखो डेल्टा एन जी निकालोगे तो प्रोडक्ट में भी टू है और रिएक्टेंट में भी टू है, तो जीरो, तो इसमें भी इक्वल हो जाएगा। और लास्ट वाले में देखो, तो प्रोडक्ट में यहाँ पे इसको यहाँ कर देते हैं, स्पेस है अपने पास, राइट। क्या दिया था, टू बी आर सी एल, सॉरी हाँ, किस फॉर्म में, गैस। तो आपको वो ब्रैकेट देख के चलना है कि किस फॉर्म में वो स्पेसिज है, लिक्विड में है कि एक्वस है कि सॉलिड है वो। तो आप देखोगे तो कितने मोल से, देखो वन मोल बी आर का हो गया, वन मोल सी एल का हो गया, और रिएक्टेंट में आपके हैं टू मोल्स बी आर सी एल के। तो यदि हम डेल्टा एन जी निकालें यहाँ पर, तो टू माइनस टू, प्रोडक्ट में टू है रिएक्टेंट में टू, तो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि केपी और केसी इक्वल होंगे। उन्होंने पूछा था किस में नहीं है, तो ऑप्शन ही हो जाता है आपका। समझ आया ना, तो ये केसेस आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं कि कहाँ पे वो इक्वल होगा कहाँ पे नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर लेना, आपको हम बता देते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो केपी इक्वल होता है केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी होता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो डेल्टा एन जी के अपने पास तीन केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, दूसरा हो सकता था कि डेल्टा एन जी लेस देन जीरो हो जाए, दैट मीन्स नेगेटिव, और तीसरा हो सकता था डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो जाए। तो जब लेस इक्वल जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है, के पी इक्वल के सी। जब आपका लेस देन जीरो दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो आप ध्यान रखना कि के पी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन के सी हो जाएगा। और जब ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब हो जाएगा के पी ग्रेटर देन के सी। तो तीनों केस याद रखना। जैसे इसमें उन्होंने पूछा था कि नॉट इक्वल, वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि किस रिएक्शन में ज्यादा है। तो वो कैसे देखोगे आप, डेल्टा एन जी की वैल्यू चेक करके, यदि जीरो आती है तो इक्वल, नॉन जीरो में देखोगे लेस देन जीरो है तो केपी लेस होगा केसी से, और ग्रेटर देन जीरो है तो फिर केपी ज्यादा होगा केसी से। कैसे वो समझ सकते हो आप यहाँ पे, कि डेल्टा एन जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव रखोगे तो केसी में आर टी से मल्टीप्लाई होगा, तो जब केसी में हम आर टी से मल्टीप्लाई कर गए तब वो जाके केपी के इक्वल होगा। दैट मीन्स केसी छोटा है केपी से, है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप सबको, सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 29 नंबर का है। इसके बाद आपका एक और लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। सब महीना कहा क्या कहते हैं वो, कि कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 हैज टू टर्सरी कार्बन, टर्सरी मतलब 3 डिग्री है ना, इन द इस IUPAC नेम इज।
अब आप देखो, एक काम करना है इस क्वेश्चन के लिए कि उन्होंने कहा है कि टू टर्सरी क्या है, कार्बन हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इन जो ऑप्शन है ना उसके स्ट्रक्चर बना लो आप। पहले दिया था देखो नॉर्मल हेक्सेन, तो हेक्सेन कैसे बनाते हो, है ना, CH3। नॉर्मल हेक्सेन है तो सीधा चेन बना दो 6 कार्बन की, ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन। ठीक। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या दिया है, 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो पहले 5 कार्बन, और 2 पे मेथिल लगा हुआ है तो 2 मेथिल लगा दो आप। देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रॉम दी नेम हमने आप सबको सिखाया हुआ है IUPAC नेमिंग वाले सेशन में। तो आप जाके देख सकते हो, वहां पे हमने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है कि कैसे बनाओगे, कैसे नेमिंग करोगे, सारी चीज़ें। तो आप जाके देख सकते हो। हाँ, इसमें देखो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, राइट। और 2 और 3 पे क्या है, डाई मेथिल है, तो 2 पोजीशन पे भी लगा दो एक मेथिल, एक हम 3 पे भी लगा देते हैं। बाकी की बैलेंस ही हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दिया करो, राइट, ये हो गया। अच्छा, और डी वाले में दिया है आपके लिए 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन है मतलब अगेन 4 कार्बन है, और 2 पे 2 बार मेथिल लगा हुआ है तो 2 पे 2 बार मेथिल लगा दिया हमने। ठीक है। अच्छा, बाकी की बैलेंस ही सॉरी हाइड्रोजन से कवर कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे आप। हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि टू टर्सरी कार्बन किसमें है। टर्सरी कार्बन आपको हमने बताया था कि ऐसे कार्बन जो अदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो इसमें तो एक भी नहीं है, ये तो नॉर्मल है तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखो, इस कार्बन को देखोगे आप तो यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा है ये, यहाँ एक से जुड़ा है, यहाँ है, तो कितने से जुड़ा है, 3 से। तो ये टर्सरी है, लेकिन इसके पास एक ही है, हमें कितने चाहिए, 2, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो आप इस कार्बन को, तो ये 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो टर्सरी हो गया। इस वाले को भी देखो, ये भी 3 के साथ जुड़ा है तो ये भी टर्सरी है, तो इसमें 2 है, आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें टर्सरी नहीं, इसमें क्वाaternary कार्बन है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। टर्सरी कैसे चेक करोगे, कार्बन काउंट करके कि एक कार्बन कितने अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो 3 कार्बन के साथ है तो टर्सरी, 2 के साथ होगा तो सेकेंडरी, राइट, इस तरीके से देखते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाता है, सी वाला। समझ आया ना। हमें बनाते नहीं रहना है, हम क्या करेंगे, ऑप्शन को जल्दी से ड्रॉ करके और देख लेंगे किसमें टर्सरी वाले 2 कार्बन है, राइट। आगे चलते हैं, बात आती है फैलिंग सॉल्यूशन। ओ, ये भी आपको पता होगा कि फैलिंग सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, फैलिंग एजेंट का यूज करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में। तो हम क्या लेते हैं, इसमें 2 टाइप्स, ये आपका जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है, याद रखना आप लोग। इसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका यूज हम करते हैं, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या इसका यूजेस क्या होता है वो समझना आप लोग। तो होता क्या है, फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन होते हैं, फैलिंग ए और फैलिंग ए, हम क्या कर फैलिंग बी। इन 2 सॉल्यूशन को फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं और फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो फैलिंग सॉल्यूशन बन जाता है, फैलिंग एजेंट, राइट। अब फैलिंग ए में क्या होता है तो आपको वो भी ध्यान रखना है, जिसमें होता है आपका, है ना, इसमें हम नॉर्मली लेते हैं कि एल्कलाइन का कॉपर सल्फेट, राइट, CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं, राइट। ओके, और फिर इसके बाद देखो जो भी होता है, राइट, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, देखो यहाँ पे जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है, फैलिंग ए फैलिंग बी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो फैलिंग ए होता है ना वो एल्कलाइन नहीं होता है, सेकंड वाला एल्कलाइन होता है ना। पहला वाला जो होता है वो आपका होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, इसलिए देखो ऑप्शंस उन्होंने ऐसे बनाए हैं कि आप लोग आसानी से कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। एक्वस या एल्कलाइन, तो आपको ध्यान रखना है कि फैलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता। और फैलिंग बी क्या होता है, तो फैलिंग बी आपका होता है एल्कलाइन, राइट, फैलिंग भी होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। वैसे हम इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम इसकी बात करेंगे डिटेल में, है ना, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। तो किसके लिए यूज होता है ये, एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड में पर्टिकुलरली हम बात करें तो याद रखना आप, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन फैलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड और जो आपका होता है कीटोन, तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, और कीटोन के साथ इसका कोई रिएक्शंस नहीं होती है तो नेगेटिव टेस्ट होता है। दैट मीन्स हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कौन से एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब देखो आप, यदि इसके कलर की हम बात करें तो एक्वस कॉपर सल्फेट है, कैसा कलर होगा, ब्लू कलर का। सॉल्यूशन कैसा होता है,
ब्लू कलर का। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शंस करेगा ना वहां पे, तो ये किसका क्या करेगा, ये वहां पे जैसे रिएक्शंस इसकी होगी तो ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जैसे ये रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड वाले मॉलिक्यूल के साथ, तो उसको ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका रेड हो जाता है, CO2O बना लेता है, राइट। क्यूब ऑक्साइड बना के ये आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लू से रेड हो जाता है, तो मतलब रिएक्शन पॉजिटिव है ना। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करते हैं हम किससे, फैलिंग सॉल्यूशन से। याद रखना अपने पास यहाँ पे कितने हैं, फैलिंग एक ही उन्होंने बात की थी, तो एक्वस कॉपर सल्फेट आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम वो बोलते फैलिंग भी, तो उसको हम बोलते हैं रोचेले सॉल्ट। एल्केलाइन और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, एक्वस सोडियम सिट्रेट नहीं होता है यहाँ पे, राइट। तो हम एक साथ बात करेंगे है ना, बाद में आने वाली क्लासेस में हम आपको क्या करेंगे कि जितने भी ये टेस्टिंग वाले रिएजेंट हैं, जिससे हम किसी फंक्शनल ग्रुप का पता करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना देंगे। एक ही वीडियो में आपको ये सारे कवर करा देंगे कि किस रिएजेंट से हम किस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई थिंक ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे कि कैसे हमें इनको करना है। ध्यान रखना आप लोग, राइट। नेक्स्ट सेशन में तो अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, टोटल नीट में 50 आते हैं। तो बाकी के बचे जो 20 क्वेश्चन है ना इस 2024 वाले इस पेपर के, वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। यदि कोई डाउट है, कहीं समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, पूछ के, राइट, क्वेश्चंस पोस्ट करके आप पूछ सकते हो। या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तब भी आप उसमें आस्क कर लेना। और सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। यदि कोई डाउट रहता है तो बताना, आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो जितने भी टॉपिक हैं उनको आप एक बार देख के चलो, है ना। और रही बात किनकी कि इन कॉन्सेप्ट को कैसे सीखेंगे, तो देखो जितने भी सेशन अभी हमने आपके लिए यहाँ पे अपलोड किए हैं, आई होप कि आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यदि आप उनको जाके एक बार देखोगे तो डेफिनेटली आपसे उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं वो आपसे बन जाएंगे। रही बात बाकी टॉपिक की, तो हम लोग कंटिन्यूअसली कर ही रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा केमिस्ट्री का, 11th का भी और 12th का। तो बने रहिए, सेशन को लाइक सेशन करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू दिस वीडियो।